दोस्तों आज हम दूसरी कहानी बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। चलिए इनके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ तो बिहार में हुआ। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में। देखिए दोस्तों इनके नाम में भी बेनीपुर है और इनका जन्म किस गांव में हुआ, बेनीपुर गांव में। तो इनका नाम इसी गांव के उपलक्ष्य में रखा गया है, बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्ष में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। दोस्तों इनका मृत्यु कब हुआ तो मृत्यु हुआ दोस्तों उनका 1968 में। और जन्म कब हुआ दोस्तों, जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। दोस्तों 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, दोस्तों दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। दोस्तों ये सब जो इनके पत्रिकाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें याद करना होगा। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। दोस्तों एक बेनीपुरी रचनावली है जिनमें उनका जो पूरा साहित्य है इसमें 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। दोस्तों उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश ये उपन्यास है दोस्तों, पतितों के देश उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। अम्बापाली ये नाटक है दोस्तों। अम्बापाली माटी की मूर्तें यह रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यह यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। पैरों में पंख बांधकर जंजीरों और दीवारें यह संस्मरण है आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। ये क्या होता है, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही, यह मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है दोस्तों। लेकिन कलम का जादूगर या रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। कलम का जादूगर जो है यह रामवृक्ष बेनीपुरी है। कलम का जादूगर या रामवृक्ष बेनीपुरी हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। इस कहानी से हमें कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी हैं। यह मंझले कद के हैं और गोरे चिट्टे आदमी हैं। 60 से ऊपर के ही होंगे दोस्तों। इनका उम्र जो है यह 60 के से ऊपर है। बाल पक गए हैं दोस्तों। लंबी दाढ़ी या जटा जुट तो नहीं रखते, मतलब वह दोस्तों लंबी दाढ़ी या सर में जटा उटा नहीं है, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता। उनका दाढ़ी नहीं है दोस्तों और सर में जटा भी नहीं है, लेकिन उनका चेहरा जो है सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र दोस्तों, वह केवल लंगोटी पहनते और सिर में कबीर पंथी की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली माने कंबल दोस्तों। कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही
दोस्तों चंदन लगाते थे जो नाक के एक छोर से पूरे ऊपर तक रहता था, औरतों के टीके की तरह। जब औरतें लोग किसी पूजा विषय के अवसर पर जो सिंदूर नाक से पूरा सिर तक लगाती दोस्तों, वैसा ही टीका वो लगा के रखते थे। शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, और गले में क्या करते वो तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते दोस्तों। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन वह साधु नहीं थे दोस्तों। वह इस रूप में रहते, लेकिन वह साधु नहीं थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे, मतलब वह एक सामान्य मनुष्य थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे दोस्तों। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतों को तो मैंने देखा था दोस्तों। उनका एक बेटा और एक पुतोह है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, और एक मकान भी था और एक खेती बाड़ी भी था दोस्तों बाल गोविंद भगत का। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे दोस्तों। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते हैं, तो यह हुआ साहब मानते हैं दोस्तों। कबीर को साहब मानते हैं, उन्हीं की गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की भी चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। वह दोस्तों किसी का जो सामान होता है वह किसी बिना परमिशन के वो छूते भी नहीं थे, और बिना अनुमति के वह उसका उपयोग भी नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब दोस्तों यहाँ कबीर बोला गया है, देखिए यहाँ पे साहब, कबीर को साहब मानते थे। तो वह जो सारा चीज़ था वह कबीर जी के था। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर उसे सब साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में 4 कोस दूर था, जो उनके घर से 4 कोस दूर था दोस्तों। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था दोस्तों। लेखक बोलना चाहते जो बाल गोविंद भगत का जो ऐसा व्यवहार है, वह लेखक उनके व्यवहार से मुग्ध थे। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, कहीं हल चले हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक निरंतर स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पे चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया,
भादों की वह अंधेरी अंधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टट्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उसका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। आकस्मिक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। दोस्तों, जो नदी है वह गांव से 2 मील दूर है। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे में ऊंचे भिंडों पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। दोस्तों, यहाँ लेखक बोल रहे जो माघ में इतना ठंडा पड़ता है और जितनी अधिक जाड़े होती है, उस समय भी वह पोखरे के किनारे बैठ के संगीत गा रहे थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर वह पूरब मुँह काला कंबल ओढ़े हुए और पूरब की तरफ मुंह करके ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। दोस्तों, मतलब मुंह से स्वर निकल रहा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। जो उंगलियां हैं वह खंजड़ी पे चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े ना हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सड़क जाती। जो कंबल है दोस्तों, बार बार सर से नीचे सड़क जाता है। मैं जाड़े में कपा रहा था। जो लेखक हैं वो बोलते हैं मैं जाड़े में कपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। दोस्तों, यहाँ लेखक बोल रहे गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। वो जो गर्मी का दिन होता है वो घर के आंगन में ही आसन जमा लेते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। जो गांव के कुछ उनके भक्त लोग थे वो भी जुड़ जाते हैं। खंजड़ियों और करताली की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते तो उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि अब खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ उनके
तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस बिंदु पर देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। दोस्तों, जो लेखक बोलते हैं कि बाल गोविंद भगत का जो संगीत के प्रति जो प्रेम है वह उस दिन उनको नजर आया जब उनका जो बेटा मरा था, इकलौता बेटा था। दोस्तों, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनके समझ में ऐसे आदमियों पर भी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। दोस्तों, उनका जो लड़का था वो कुछ देखिए आप, बड़ी साथ से उनकी शादी कराई थी। पुतोह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। जो उनकी पुतोह थी बड़ी ही सुभग और सुशील थी। घर पर पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। जो उनकी बहू थी वह बहुत ही सुशील थी और जिसके कारण बाल गोविंद भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लोगों को कहा फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देख कर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर, दोस्तों जब लेखक बाल गोविंद भगत के घर गए तो वो देखते हैं कि उनके बेटा जो मर गया है उन्हें एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है और वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी सिहारने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर के में पुतोह रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। जब बाल गोविंद भगत का बेटा जब मर गए थे दोस्तों, तो उनकी पुतोह थी वह रो रही थी जिससे गांव की स्त्रियां चुप करा रही थी। और बाल गोविंद भगत घर में वो वही अपना पुराना स्वर गा रहे थे, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतोह के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास है जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया। बेटे की क्रियाक्रम में तुल नहीं किया। पुतोह से ही आग दिलवाई। जो मुखाग्नि होता है दोस्तों, वह स्वयं नहीं देकर अपनी पुतोह से दिए मुखाग्नि आग दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। दोस्तों, आज जैसे ही वो जो 10 दिन और 13 दिन का क्रियाक्रम होता है वो कंप्लीट हो जाने के बाद बाल गोविंद भगत क्या किए कि पुतोह के जो भाई थे उन्हें बुलाकर, पुतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। मतलब उसे वहाँ से और यह आदेश देते हैं कि इसकी दूसरी शादी कर देना। मतलब वो उसके भाई को बुलाकर उससे अपने घर मायके भेज दिए और उसे आदेश दिए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतोह रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा। मैं प्यार पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था।
तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। जो गंगा स्नान करने जाते बाल गोविंद भगत, वर्ष में एक बार वह पैदल ही जाते। कबीर 30 कोस पर गंगा था। करीब जो गंगा नदी है वह कितने कोस पे था दोस्तों? तो वह 30 कोस पर गंगा नदी थी। साधु को संबल का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक नहीं जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाली नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन भर खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखर गया। दोस्तों, माला का एक एक दाना बिखर गया मतलब ये एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कि एक संगठन था वह टूट जाना। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका पंजर पड़ा है। पंजर मतलब शरीर, पार्थिव शरीर दोस्तों, पंजर पड़ा है। चलिए दोस्तों, यह कहानी आज ख़त्म हो गया। यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।